A very good morning to everyone. It has been a long time since I taught you editorial because of my busy schedule, but the time has come once again to start this editorial. And today's editorial is a very important one because it is a burning topic, and you must have come across the news about the appointment of governors in different states, and now it has given a new rise to the controversy among the parties or among the opposition parties, you can say. Now, without wasting the time, let me start this editorial. But as it is related to governors of India, यानी राज्यपालों से संबंधित है, that's why I would like to give you a brief introduction about governors. As we all know that for center we have president that we call राष्ट्रपति. सेंटर के लिए संवैधानिक प्रमुख अगर कोई होता है उसको राष्ट्रपति कहा जाता है, इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा जाता है. उसी प्रकार राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है. तो अगर पूछा जाए केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति, वहीं राज्य का संवैधानिक अगर कोई प्रमुख है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है राज्यपाल, इन इंग्लिश वी कॉल गवर्नर. भारत के आर्टिकल 155 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर की नियुक्ति की जाती है. कहने को तो कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति ये तभी कर पाता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश होती है तब. यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल सिफारिश करता है और उसके बाद राज्य में राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यानी गवर्नर की नियुक्ति होती है. पहले तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ लेना है. फिर आगे अगर बात करें तो आपको पता है कि अगर कोई देश है वहाँ पे राष्ट्रपति हों या राज्यपाल हों, उनकी आयु कम से कम 35 साल की होनी चाहिए. वो दूसरे किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, तभी आप राज्यपाल बन सकते हैं. किसी प्रकार का मुकदमा आपके ऊपर ना हो, आप दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये सारी क्राइटेरिया होती है आपको राज्यपाल बनने के लिए. राज्यपाल बनने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उस देश के नागरिक हों और दूसरे देश के नागरिक को बनाया नहीं जा सकता है. तो ये बात हुई 35 साल मिनिमम एज होना चाहिए. अब आइए बात करते हैं कि 1967 तक हमारे यहाँ प्रावधान था कि राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से पूछताछ करके विचार विमर्श करके उनकी नियुक्ति होती थी. लेकिन 67 में सरकार बदल गई थी और सरकार बदलने के बाद गैर कांग्रेसी सरकार आई और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए ये प्रथा खत्म हो गई, यानी 67 तक ही थी. उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श किए हुए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है उस राज्य में. अब मामला थोड़ा सा पेचीदा इसलिए हो गया है कि कोई भी सरकार जो केंद्र में होती है अपने मन मुताबिक अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को अपॉइंटमेंट राज्यपाल के तौर पे करती है. और राज्यपाल का जो पद है वो हमारे संवैधानिक गरिमा को बढ़ाने के लिए होता है, उसको सुशोभित करने के लिए होता है. लेकिन अब जो राज्यपाल चुन करके जा रहे हैं वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं. लेकिन एक राज्यपाल को, राष्ट्रपति को न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी पार्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन चूंकि उनकी अपॉइंटमेंट पार्टी के द्वारा होती है तो अपना समझ लो कि एक तरह के उपकार को चुकाने के लिए या फिर कह लो कि उनके प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं. और इसके वजह से देश में, और कह सकते हो कि दो राज्यों के बीच में अगर दो अपोजिट पार्टी की सरकार है, एक केंद्र में बीजेपी की है और राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कंट्रोवर्सी होती है. आप कई मामले देख चुके होंगे, तमिलनाडु का ले लें, केरल का देख लें या फिर पश्चिम बंगाल का देख लें. तो ये पूरा का पूरा मामला है. अब जो अपॉइंटमेंट हुई है उसके बारे में आते हैं, एडिटोरियल पे बात करते हैं. ऑनर ऑफ ऑफिस. ऑनर का मतलब होता है गरिमा, सम्मान. तो पद का सम्मान, ऑफिस का मतलब यहाँ पे पद है, यानी पद का सम्मान कह सकते हैं. यानी जो हमारा ऑफिस है, गवर्नर का जो पद है उसके सम्मान की बात हो रही है. इस एडिटोरियल में बात क्या होगी? ऑन न्यू गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर. अब देखिए, नए गवर्नर्स ऑफ स्टेट, जो नए नए गवर्नर्स बने हैं, करीब 13 राज्यों में ऐसा हुए गवर्नर्स बने हैं. और एक इनके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं सेंटर के द्वारा. अभी मैंने बताया कि सेंटर के मंत्री परिषद के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रूप से नहीं होता है, उनका रिकमेंडेशन होता है और अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा. दोज रिक्वायर्ड टू स्टे अवे फ्रॉम पार्टीशन पॉलिटिक्स. वैसे लोग जिनको पार्टीशन पॉलिटिक्स क्या होता है? दलगत राजनीति जिसको कहते हैं.
पार्टीशन पॉलिटिक्स का मतलब दलगत राजनीति से। तो ऐसे लोग जो अभी दलगत राजनीति से अलग हैं, इन करेंट रोल, अभी प्रेजेंट के रोल में, मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स, उनको गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बना दिया जाता है, जो भूतपूर्व हैं, किसी सैनिक अधिकारी को बना दिया जाता है, तो उनको पॉलिटिक्स के बारे में उतनी समझ भी नहीं होती है। कोई भी किसी व्यक्ति को उठा करके बना दीजिएगा, फिर दिक्कत होगी। हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग नॉलेज होता है। तो उसी बात पे कही गई कि वैसे लोग जिनको ज़रूरी है कि अभी वो दलगत राजनीति से दूर रहें, उनको गवर्नर्स नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, इस एडिटोरियल में जो लिखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। A former judge of Supreme Court of India and a former Indian Army commander are among the new governors of a state appointed by the center on Sunday। कह रहा है कि एक फॉर्मर मतलब भूतपूर्व जज को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, एक फॉर्मर इंडियन आर्मी के जो कमांडर थे, उनको गवर्नर्स के तौर पे अपॉइंट किया गया है राज्यों में, जो कि संडे को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। द गवर्नर्स ऑफ सेवरल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरेटरी। आप जानिए कि राज्यों में जो होते हैं वो गवर्नर्स कहलाते हैं, वहीं कहीं यूटीज़ में इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो वहाँ पे राज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। और शासन की व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा नहीं होती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और राज्यों में गवर्नर्स होते हैं। तो द गवर्नर्स ऑफ सेवरल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरेटरी, यूटी को बोलते हैं, वर ऑल्सो सफल्ड। उसमें भी उनको क्या किया गया? सफल्ड का मतलब ऐसे होता है किसी को खींच करके लाना, घसीटना होता है। तो यहाँ पे घसीटने का मतलब यह है कि उनको भी किसी तरह से इसमें लाया गया, यानी जो इस फील्ड से आते हो या नहीं आते हो, राजनीति किए हो कभी नहीं किए हो, लेकिन फिर भी उनको लाया गया, तो सफल्ड किया गया, उनको ज़बरदस्ती लाया गया। इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के सालों में, गवर्नर्स हैव साउट टू प्ले अ पॉलिटिकल रोल इन अ स्टेट सच एज झारखंड। कह रहा है कि हाल फिलहाल के सालों में देखने को मिला है कि गवर्नर जो हैं वो न्यूट्रल ना हो करके वो साउट का मतलब होता है ट्राइड टू समझिएगा, सीख से बना हुआ है साउट, तो सीक टू मतलब होता है कोशिश करना, तो ट्राइड टू कह सकते हो, कोशिश करना। तो हाल फिलहाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि कोशिश कर रहे हैं गवर्नर्स पॉलिटिकल रोल प्ले करने का, यानी राजनीतिक रोल प्ले कर रहे हैं। और गवर्नर का जो पोस्ट होता है, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से उसको मतलब नहीं है, पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है, सालों में देखा गया है कि गवर्नर जो हैं एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मामला झारखंड का, केरला का, तमिलनाडु का और वेस्ट बंगाल का। अक्सर आप जो अभी फ़िलहाल हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं धनखड़, उनका हमेशा से आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हमेशा झड़प होती रहती थी। झड़प मतलब मारपीट नहीं, दोनों में काफ़ी हॉट टॉक होते थे। तो तमिलनाडु के, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको देखने को मिला है कि वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्ट कर रहे थे, क्रिएटिंग अ ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज। ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज का मतलब बहुत सारा कंट्रोवर्सीज वो उत्पन्न कर रहे थे, विवाद उत्पन्न कर रहे थे। कंट्रोवर्सीज का मतलब विवाद हो गया। फॉर गुड रीजन्स, अगर अच्छे कारण से देखे जाए, द रोल्स ऑफ द मिलिट्री एंड द जुडिशियरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। अब कहा गया कि जो मिलिट्री का अपॉइंटमेंट किया गया है, जुडिशियरी का इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इनके जो रोल को एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, एक तरह से इंटरेस्ट की बात है इसको समझने की, particularly with regard to their relationship with the political executive। और ख़ास करके तब जब इनका जो रिलेशनशिप है मिलिट्री का और जुडिशियरी का, किसके साथ? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ, यानी राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसके साथ। द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स ईगरनेस टू कंट्रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब जो एक कार्यपालिका की जो सरकार है, यानी एक केंद्र की सरकार मान लेते हैं, इनकी जो उत्सुकता है, ईगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता, कि कंट्रोल करें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को। हाल फिलहाल में न्यूज़ आया होगा कि केंद्र की सरकार चाहती है कि जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें उसका भी मत लिया जाए, केवल
ऐसे आपको पता होगा कि जजों की अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से होती है, यानी ग्रुप ऑफ जजों के द्वारा होती है। इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन हाल फिलहाल में केंद्र की सरकार ईगरनेस दिखा रही है, उत्सुकता दिखा रही है जुडिशियल अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करने का। बिसाइड्स द डिबेट ऑन द कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम मैंने बताया, कॉलेजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजों के द्वारा जो जजों की नियुक्ति की जाती है उसको बोलते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम, बिसाइड्स द डिबेट ऑन कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियल सिस्टम के विवाद के परे यानी उसके अलावे द जज अपॉइंटिंग जजेस इज एविडेंट, जिसमें जज जो है जज को अपॉइंट कर रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। इट हैज सेलेक्टिवली डिलेड एंड एक्सेलरेटेड अपॉइंटमेंट्स रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम, जो कॉलेजियम के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था उसको जानबूझ करके ज़्यादा दिनों तक टाला गया। इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग पावर्स दैट इट डज नॉट हैव इन अपॉइंटिंग जजेस, और इसमें वो जानबूझ करके अपना वो पावर लगा रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है जहाँ पे उसकी ताकत ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है किसी प्रकार के जज के अपॉइंटमेंट में वो भाग ले। कहने का मतलब ये समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जुडिशियरी में भी अपना हस्तक्षेप करे। जुडिशियरी जो कि निष्पक्ष है, किसी के पक्ष की नहीं होती है, उसमें भी केंद्र सरकार चाहती है कि उसका भी मत हो, उसकी भी सोच हो, उसकी भी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो। जहाँ उनकी पावर काम करती ही नहीं हो, एक्सरसाइज पावर नहीं कर सकते हैं, वहाँ भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी अपने अपॉइंटमेंट वगैरह में वो अपना हाथ आजमाएं, जो कि यहाँ पे कहा गया है। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज़ ऑल्सो फेस्ड चार्जेस ऑफ यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेज टू फर्दर इट्स पॉलिटिकल नैरेटिव्स। कहा भारतीय जनता पार्टी पर ये भी आरोप लग रहे हैं या आरोप लगते हैं कि ये जो मिलिट्री का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल मोटिव को या नैरेटिव को बिल्डअप करने के लिए करती है या अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए करती है। अर्लियर टू, पहले भी रिटायर्ड पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वर ऑन द ऑक्यूपाई राजभवन। ये नहीं कि पहली बार ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट राज्यपाल के तौर पे हुआ है, पहले भी जो रिटायर्ड पुलिस थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, वो भी ऑक्यूपाई किए थे राजभवन, यानी इस पद की गरिमा को बढ़ाए थे। But it was the appointment of a retired Chief Justice of India (CJI) as a governor in 2014 that created a new precedent. लेकिन ये पहली बार 2014 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यपाल के तौर पे अपॉइंटमेंट मिला था 2014 में, तब से एक तरह का एक नया प्रेसिडेंट बन गया है। नया प्रेसिडेंट कहने का मतलब जो होता है पहले लिया हुआ निर्णय के अनुसार आगे भी जो काम चलता रहता है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो 2014 से प्रथा बन गई, समझ लीजिए, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या अपॉइंटमेंट नहीं होता था राज्यपाल की तरह, लेकिन 2014 में हुआ था, उसके बाद एक तरह से प्रथा बन गई। अनदर रिटायर्ड सीजेआई वाज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, सीजेआई को नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा गया 2020 में। रेजिंग आईब्रोज, जिसके ऊपर भी भौंत तन गए थे, यानी लोगों को ज़्यादा विवाद का विषय बन गया था। रेजिंग आईब्रोज का मतलब होता है भौएं तन जाना। भौएं तन जाना हिंदी का मतलब आप जानते होंगे, थोड़ा सा विवाद हो जाना किसी मुद्दे पे। यानी कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि वैसा व्यक्ति जो अपने पद से रिटायर्ड है, क्या उस व्यक्ति को फिर से ऐसे रोल में जगह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, पूरा आपके ऊपर है, अब इस पर सोच करके बताइए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर इज अ लिगेसी ऑफ ब्रिटिश इंपेरियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो आज एक संस्था है गवर्नर का, वो एक तरह से विरासत के रूप में मिली है, ब्रिटिश सरकार से मिली है। यानी ब्रिटिश सरकार में आपने सुना होगा कि गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, बाद में उसी को बढ़ा करके 1958 से वायसराय कर दिया गया। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फिलहाल, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है और उसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है। द लेजिटिमेसी ऑफ अ नॉमिनेटेड गवर्नर इन अ डेमोक्रेसी वाज अ टॉपिक ऑफ हीटेड डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब 1947 में, आप जानते होंगे, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और बाकी जो हमारा देश का संविधान वगैरह भी बन रहा था उस दौरान, तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आई थी तो एक तरह से प्रस्ताव लाई थी कि हमारे देश का अपना संविधान हो। तो संविधान जब बन रहा था उस समय भी इस टॉपिक पे डिबेट हो रहा था कि क्या गवर्नर को हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार से चली आ रही थी। तो एक हीटेड डिबेट था, यानी हॉट डिबेट हो रहा था इस मुद्दे पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बट इट वाज कैरिड ऑन इनटू अ न्यू रिपब्लिक नेवरथलेस। इसके बावजूद भी
इसको नए रिपब्लिक में, जब भारत पूरी तरह से रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया, तब भी इसको कैरी ऑन कर दिया गया, यानी कंटिन्यू कर दिया गया कि चलो गवर्नर एक होंगे। द गवर्नर वॉज टू एक्ट एज अ डायनेमिक लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। गवर्नर का जो फंक्शन था वो ये था कि वो था क्या, है भी लेकिन हो नहीं रहा है, कि एक तरह से एक्टिव लिंक की तरह काम करेगा। किसके किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। एक तरह से लिंक मतलब कड़ी का काम करेगा, दोनों को जोड़ करके रखेगा ये। बट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर क्लियर दैट द पोस्ट मस्ट रिमेन ऑर्नामेंटल। लेकिन जो पोस्ट के जो मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जब ये जो इसको बनाया गया इस पोस्ट को, तो उस समय कहा गया कि वो जो व्यक्ति जो इस पद पे बैठेगा वो ऑर्नामेंटल रहेगा। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या है? एक शोभा की वस्तु। शोभा की वस्तु कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई एक्टिव रोल राजनीति में नहीं होगा, यानी वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता है, यानी उसका एक ऑर्नामेंटल पोस्ट है, एक अलंकृत, जिसको कह सकते हैं खूबसूरती बढ़ाने वाला लोकतंत्र का पद है, और कुछ नहीं। एक्सेप्ट इन वेरी नैरोली डिफाइंड सिचुएशंस इन विच दे वर अलाउड डिस्क्रेशन इन डिसीजन मेकिंग। जब कोई बहुत ही ज़्यादा नैरो, बहुत कम मार्जिन से कोई चीज़ डिसीजन नहीं ले पा रही है सरकार, तो ऐसे में अपना डिसीजन दे सकता है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है निर्णय लेने की पावर। तो जब ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए जहाँ पे थोड़ा सा मामला अटक रहा हो, तो ऐसे में राज्यपाल अपना मत दे सकते हैं। ओवर द डिकेड्स, कई दशकों से, द ओवर रीच ऑफ गवर्नर्स हैज बिकम अ सीरियस क्वेश्चन। कई दशकों से जो गवर्नर का जो अपने अधिकार से बाहर जाना कहलाता है ओवर रीच। जहाँ तक आप लिमिट में है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ओवर रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने अधिकार से आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो द ओवर रीच ऑफ गवर्नर्स हैज़ बिकम अ सीरियस क्वेश्चन, एक बहुत ही गंभीर सवाल हो गया है इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। राज्य के और केंद्र के सरकार के बीच में जो संबंध है उसमें सबसे बड़ा सीरियस क्वेश्चन गवर्नर के अपने पद के अधिकार को त्याग करके किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करना, एक मैटर ऑफ सीरियस मैटर हो गया है आजकल के समय में। और ख़ास करके भारत की डेमोक्रेसी इन जनरल, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो डेमोक्रेसी हमारे देश के जो लोकतंत्र है उसके लिए भी एक घातक हो गया है, सीरियस हो गया। द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी एट द सेंटर सिंस 2014 हैज़ एडेड फ्रेश टेंशंस विद द स्टेट्स। बीजेपी की डोमिनेट करना है ना, तो जो बीजेपी की जो वर्चस्व है, डोमिनेंस है एट द सेंटर में, कब से? 2014 से, इसने और टेंशन को बढ़ा दिया है। द बीजेपी हैज़ अ विजन ऑफ नेशनल यूनिटी। बीजेपी के पास एक विजन है, सोच है नेशनल यूनिटी का, राष्ट्रीय एकता का। दैट काउजेज एंजाइटी एमंग रीजनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो कि एक चिंता का सबब बना हुआ है उनके लिए, वैसे लोग जो पर्टिकुलर एरिया और रीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, ग्रुप की पॉलिटिक्स करते हैं। तो बीजेपी जो है पूरे भारत को एक लेकर चलने की बात करता है, वहीं कोई पर्टिकुलर, जैसे जम्मू कश्मीर अलग सोच वाले हैं, उसे साउथ के कुछ राज्य हैं वो अपनी अलग सोच के साथ जाना चाहते हैं, और बीजेपी उसको यूनाइट करना चाहती है। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर वाज टू बी embellished by the personalities of those who would occupy it। कह रहा है कि राज्यपाल का जो पद होता है, ऑफिस मतलब यहाँ पद समझना है, तो राज्यपाल का जो पद है उस पद को अलंकृत किया जाता है। इम्बेलिस्ड का मतलब होता है अलंकृत करना, यानी शोभा बढ़ाता है उस पर्सनालिटीज़ के द्वारा जो इसको ऑक्यूपाई करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो उस पद की गरिमा को बढ़ाता हो, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि उस पद की खूबसूरती को बढ़ाता हो। ठीक है। ओपनिंग इट एज अ पोस्ट रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी फॉर दोज हु आर रिक्वायर्ड टू स्टे अलूव फ्रॉम पार्टीशन पॉलिटिक्स इन देयर करेंट रोल्स। अब कह रहा कि उन लोगों के लिए एक प्लान के तौर पे कि आप रिटायर हो जाइएगा ना, तो रिटायर होने के बाद आपको ये वाला पोस्ट दे दिया जाएगा।
तो इसको एक पोस्ट के तौर पे वैसे लोगों के लिए जो रिटायर हो जाते हैं और उनको ज़रूरत है कि अब वो पॉलिटिक्स से दूर रहें, किसी दलगत राजनीति से दूर रहें, और उनको अगर करेंट रोल में अगर ले लिया जाता है राज्यपाल के तौर पे, तो ऐसे में डिग्निटी को ये घटा देता है, लोअर्स द डिग्निटी, यानी जो इसका पद की गरिमा है उसको और घटाता है। यानी एक रिटायरमेंट स्कीम की तरह इसको नहीं लेना चाहिए। द ऑफिस दैट दे लीव बिहाइंड एंड व्हाट दे गो ऑन टू ऑक्यूपाई। एक तो जिस पद को आप छोड़ करके आए हैं उसकी गरिमा को एक किए, दूसरी बात जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उसकी भी गरिमा को घटाता है, ठीक है, और जो ऑक्यूपाई करते हैं उसको भी घटाता है। तो कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप हो रहा है उस व्यक्ति को चुन करके वहाँ पे पर्टिकुलर राज्य में भेजना जो उसकी बात करता हो, ये देश में, और देश में क्या, देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।